नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। चलिए, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। एमपी टेट, सी टेट और ऑल टेट एग्जाम के लिए चार थ्योरियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और एमपी टेट में चैप्टर नंबर 7 में इन चार थ्योरियों के बारे में बता रखा है कि आपको चार थ्योरी जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। सबसे पहले होता है जीन पियाजे, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर होता है आपके पास कोहलर, और उसके बाद थार्नडाइक, और लास्ट में आता है इवान पेट्रोविच पावलाव। ध्यान से सुनिए, कौन है? इवान पेट्रोविच पावलाव। ये एक वो इंसान है जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया, और उसके बाद ये रशिया के रहने वाले हैं और इनके कारण उनको मनोचिकित्सक होते हुए भी पाचन क्रिया व शोध पर और कुत्ते पर प्रयोग करने के कारण इनको नोबेल प्राइज 1904 में मिला। यानी नोबेल प्राइज विजेता हैं इवान पेट्रोविच पावलाव। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उन्होंने दिया। आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे इस चैप्टर की। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इवान पेट्रोविच पावलाव, अगर देखा जाए इनके बारे में कुछ तो 26 सितंबर 1849 यानी 1849 मतलब होता है लगभग बहुत पुराने आदमी। यानी 26 सितंबर 1849 को रशियन एम्पायर में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1936 में, जो कि आज की तारीख में सोवियत संघ है, मतलब रूस है जो पहले सोवियत संघ, उस प्रकार से वहां पर उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद राष्ट्रीयता इनको सोवियत रूस की मिली। क्षेत्र क्या था उनका? शरीर विज्ञानी, फिजियोलॉजी। वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में वो काम करते थे और उनकी शिक्षा जो है सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई। इन्होंने 3 थ्योरी दी: क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रांस मार्जिनल इनहिबिशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, तीनों को देखो। व्यवहार के ऊपर दिया है ना, क्लासिकल के ऊपर दिया और ट्रांस मार्जिनल के ऊपर दिया। ये 3 थ्योरी देने के कारण वो विश्व में फेमस हुए। ठीक है, इनको उल्लेखनीय सम्मान, 3 सम्मान मिले। तीनों सम्मान के बारे में पूछा जाता है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, आज की तारीख में, पहले फिजियोलॉजी बोला जाता, अब मेडिसिन। मेडिसिन में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 1904 में उनको नोबेल प्राइज मिला। 1907 में उनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का पुरस्कार मिला और केपले मेडल उनको 1914 में मिला। यानी 4 के बाद 4, 7 और 14 3 उनको चीजें मिली। ये सब उनके कारण हुई। उनके मतलब सीखना किस प्रकार से एक आदमी मतलब अनुक्रिया करता है, उस प्रकार से यहां पे इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया यानी पावलाव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं यहां पे। ये क्या थे? अनुबंधन के जनक थे। अनुबंधन का मतलब होता है अगर आप किसी से अनुबंध बांध दिए जाए। देखिए, अनुबंध का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए हमारी एक स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया है क्या है कि भाई हमको जलेबी दिखाई तो लार पड़ेगी, ये स्वाभाविक क्रिया है। पर ये एक दिन में नहीं आई, जब आपको जलेबी खिलाई गई बार, तो इस प्रकार से इस क्रिया के द्वारा इस क्रिया का निर्माण हुआ। तो ये अनुबंध के क्या कहलाए? जनक के। थार्नडाइक के गौण नियम आपको पता है। थार्नडाइक का जो गौण नियम था, थार्नडाइक का गौण नियम क्या था? पहला लास्ट में साहचर्य नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो नियम था थार्नडाइक का, 5वां नियम था थार्नडाइक का गौण नियम में, वह पावलाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब होता है पावलाव के सिद्धांत को देखकर ही थार्नडाइक ने वो नियम बनाया। ध्यान रखिएगा इस बात को। थार्नडाइक ने नकल करी है, पावलाव ने नकल नहीं करी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पर पावलाव का शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। अब इन सबके इसके जो नाम है, उन नाम को अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। जितने भी इसके नाम आ रहे हैं ना, अभी ये जो नाम है, इन सब नाम को हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये नाम तभी आपके काम के हैं जब मैं इस पूरे उसको आपके सिद्धांत को पढ़ा दूं। तो पहले हम सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद इसके नाम को मैं बताऊंगा कि क्या क्या नाम है। देखिए क्या होता है, यहां पर एक
ये कुत्ते की ये लिया जाता है। इसको देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, एक कुत्ता होता है, तो उस कुत्ते को क्या कर दिया जाता है, उसके यहां पे पहले उस कुत्ते के चित्र को थोड़ा सा बता दूं मैं, तो उसके बारे में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इस कुत्ते में क्या हो, ये कुत्ते को बांध रखा है, यहां पर इसका ऑपरेशन करके एक नली लगा रखी है। उस नली से क्या होता है, उसका जो लार्वा आता है, सेलिवा, सेलिवा का मतलब होता है लार, वो लार यहां पर इकट्ठी होती है, ठीक है, और वो लार से यहां पर नापते हैं कि वो कितनी हो रही, इस प्रकार से। ये एक इसका क्या होता है, मीट का पाउडर है, ये यहां पर जो होता है ये इसका मतलब भोजन है, इस भोजन को यहां पे लाया जाता है। उसके बाद ऑब्जर्व, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाता है, इसके लार्वा को नापा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। कुल मिला के कंडीशनिंग ऐसी है, देखो स्थिति एक, ध्यान से सुन लेना इसको। स्थिति एक, स्थिति एक का मतलब क्या होता है, स्थिति एक हमारे जीवन में सभी है। अगर घंटी बजाई जाएगी तो हमको सुनाई देगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर सब्जी की अच्छी सुगंध आएगी तो आपके मुंह में पानी आएगा, ये बात स्वाभाविक है। तो दो चीजें होती है यहाँ पे, देखो इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यूसीएस, लिखेंगे इसको यूसीएस। यूसीएस को बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये वर्ड्स समझना बहुत जरूरी है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस, ध्यान से सुनिए। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है स्वाभाविक क्रिया, यह स्वाभाविक उत्तेजक, यानी स्वाभाविक उत्तेजन। अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना किसी शर्त के, तो जो चीज बिना शर्त के होती है उसको स्वाभाविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक बोलते हैं। अभी क्या हुआ, शुरुआत में क्या करा के आपको स्वाभाविक क्रिया के लिए क्या लाया गया, भोजन लाया गया, आपके सामने एक भोजन लाया गया। तो आपको पता है भोजन लाने से लार टपकती है, वो सबके टपकती है भाई। आपके सामने जलेबी ला जाए, आपके लार टपकती है, बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए अगर, तो आपके मन में बड़ा खाने की उत्तेजना बढ़ जाती है। तो अगर स्वाभाविक उत्तेजक है, यानी इसका मतलब होता है आपके अंदर यूसीएस नाम की चीज, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस को अगर करा गया तो डेफिनेटली आपकी एक स्वाभाविक क्रिया होती है, और उस स्वाभाविक क्रिया को बोलते हैं सीएस, है ना, यूसीएस, सॉरी। स्वाभाविक से स्वाभाविक उत्पन्न हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक क्रिया से स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होती है, ये जनरली सिद्धांत है। तो पावलाव ने ये काम थोड़ी किया, क्या पावलाव ने तो ये काम किया कि अस्वाभाविक क्रिया से भी आपकी अस्वाभाविक क्रिया उत्पन्न कर दी। इसका मतलब होता है, ठीक है, वहां पर घंटी बजाने के साथ लार का टपकना, वह काम किया उसने। इसका मतलब होता है स्वाभाविक से स्वाभाविक तो होगी, ये तो जीवन में ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, ये प्रकृति है, प्रकृति अपने आप क्रिया करती है। स्वाभाविक क्रिया से स्वाभाविक अनुक्रिया करती है, स्वाभाविक उत्तेजक से अनुक्रिया करती है। किसी को थप्पड़ दे दो तो उसको गुस्सा आएगा, ये तो स्वाभाविक क्रिया है अनुबंध के, तो ये कुछ नहीं हो रहा है। परंतु अनुबंध के पूर्व क्या किया, सबसे पहले भोजन लाया गया, भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक है, और उसके बाद उसका लार टपकना भी एक स्वाभाविक है, यानी इसका मतलब होता है यूसीएस से यूसीएस प्रकट हुआ। उसके बाद फिर घंटी बजाई गई, तो घंटी बजाना भी क्या है, यूसीएस ही। भाई घंटी बजाना क्या है, आपका स्वाभाविक क्रिया है। और उस स्वाभाविक क्रिया के बाद एक बात बताऊं, अगर घंटी बजाई जाएगी तो आप उसको ध्वनि सुनेंगे, गाना बनाया जाएगा तो आप सुनेंगे, मतलब कुल मिला के अगर आपने कोई चीज बजाई तो आप सुनने का काम करेंगे, यह भी एक स्वाभाविक क्रिया है, यानी यह भी अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्थिति, यह काम पहले किया, मतलब ये रोज, उसके बाद पावलाव जी ने दूसरी स्थिति पैदा करी। अब भोजन जो है और घंटी दोनों को एक साथ लाया जा रहा है, इसका मतलब होता है भोजन एक स्वाभाविक है और घंटी बजाना भी एक कृत्रिम उत्तेजक है, पर इन दोनों को साथ में बजाना, मतलब जब भी वो आ रहा है भोजन लेके साथ में घंटी बजाता आ रहा है। ध्यान से सुनिए, भोजन और घंटी वो दोनों चीजें साथ में हो रही है, इसका मतलब होता है उसके बाद लार टपकेगी। और ये काम
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, 50 बार इस प्रकार की चीजें करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ये चीजें करता है ना। कौन करता है? पावलोव जी। तो पावलोव क्या करते हैं कि स्थिति 2 में, स्थिति 1 में तो एक बार भोजन ले जाते हैं, लार टपकती है, भोजन फिर उसके बाद रख आते हैं, फिर घंटी बजाते हैं तो कुछ नहीं, कुत्ता खड़े खड़े सुनता है, बस ये काम। पर अब की बार स्थिति 2 में क्या होता है, भोजन और घंटी को बार बार साथ में ले जाया जाता है, तो उसकी लार टपकना स्वाभाविक होता है। अब उसके बाद कुत्ता ये समझ चुका है कि यार जब भी मेरा भोजन आता है घंटी बजती है, और जब भी घंटी बजती है मेरा भोजन आता है। इसका मतलब होता है घंटी और भोजन दोनों की चीजों को हो गई। ठीक है, तो जब स्थिति 3 होती है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपके साथ CS जो है, CS का मतलब होता है कृत्रिम उत्तेजक। कृत्रिम उत्तेजक का मतलब होता है कंडीशन कर रखी है आपने इसमें। इसको बोलते हैं देखो इसको क्रिया भी बोलते हैं, स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक। तो ये होगी अस्वाभाविक। कौन सी होगी? अस्वाभाविक। अपन थोड़ी कर रहे हैं। और भोजन क्या होगी? उसकी स्वाभाविक क्रिया। तो जब आपके पास UCS और CS दोनों को ले जाते हैं, तब आपके पास UCR होता है। कौन सा? UCR, आर आता है रिस्पॉन्स, यानी UCR। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। क्या होता है? रिस्पॉन्स। ठीक, ये काम होने लग जाता है। अब जब हम वो तीसरी बार जाता है, तीसरी नंबर की कंडीशन होती है, तो अनुबंधन के बाद, अब अनुबंधन हो गया उसका, अब उसको घंटी बजाओगे, यानी 4 कितनी बार? तीसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रयोग होगा घंटी बजाने का, यानी स्थिति 3 में। स्थिति 2 कई बार की गई, उसकी पुनरावृत्ति की गई। अब चौथी बार में जब घंटी बजाएंगे, तो एक बात बताओ, कुत्ता समझ चुका है कि जब भी घंटी बजती हुई आती है लार टपकना स्वाभाविक है। तो ये क्या होगा? कृत्रिम उत्तेजक से, कृत्रिम उत्तेजक का मतलब होता है CS से, आपको पता है लार टपक रही है उसकी, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। यानी अनुकूलित का मतलब होता है मैं जो चाहता हूं, और अनुक्रिया का मतलब होता है लार। यानी यहां पर मैं जो चाहता हूं वो काम हो गया। मैं चाहता था कि भोजन ले जाने पर लार टपके, पर अब की बार केवल घंटी बजाने से उसकी लार टपक गई, तो मैं जो चाहता हूं वो काम हो गया। इसीलिए इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ पा रहे हो मेरी? कौन सा है ये? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए स्थिति 3 के बाद जब घंटी बजाई गई तब भी उसका काम हो गया, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये लार टपकना उसकी स्वाभाविक क्रिया। समझ पा रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुत्ते के, भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आ जाना, ये स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, जब एक घंटी के साथ उसके साथ दिया जाता है, तो उसका घंटी और भोजन के साथ एक कनेक्शन हो जाता है। और जब भोजन को एक तरफ रख दिया जाता है और जब घंटी बजाई जाती है, तब भी उसकी स्वाभाविक क्रिया अगर उत्पन्न हो जाती है, इसका मतलब होता है उसका अनुबंध बन गया। अब उसकी स्वाभाविक क्रिया कृत्रिम उत्तेजक के साथ भी उत्पन्न होने लग गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं कि आपको पता, छोटा बच्चा, आपको पता, उसको आप कुल्फी खिलाते हो। क्या खिलाते हो? कुल्फी खिलाते हो। रोज बाहर एक ठेला गाड़ी आती है और वो टन 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 घंटी बजा के और कुल्फी खिलाते हैं। तो उसको पता चल गया बच्चे को कि यार जब भी घंटी बजती है कुल्फी का ठेला आता है, मेरे पापा कुल्फी खिलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अब जब भी घंटी दूसरी भी बजेगी तब भी उस बच्चे के मन में एक जिज्ञासा आ जाएगी कि यार कुल्फी खाने की इच्छा हो रही है मेरी, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो गया? उस घंटी के प्रति उस बच्चे का जो आकर्षण हो गया वो स्वाभाविक क्रिया हो गई। वो क्या हो गई? उसकी अनुकूलित अनुक्रिया हो गई। ठीक है, समझ पाया? अब आगे चलते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग पशुओं एवं मनुष्यों के व्यवहार को सुधारने के लिए, देखिए किसी आदमी के सुधारने के लिए क्या होता है कि उसको बीड़ी पीने से, जैसे ही उसके सामने बीड़ी जैसी कोई चीज आती है, देखो बुरी आदतों को सुधारने के लिए तो उसको मन में क्या होती है? ललक आ जाती है। तो धीरे धीरे बीड़ी की जगह उसके साथ में सुपारी देने लग गया या फिर सौंप देने लग गया। तो इस प्रकार से उसका बीड़ी की ललक वाला हो गया और अब वो किसका हो गया? सौंप का आदी हो गया। यानी सौंप के साथ भी वही ललक उसको आ जाती है और सौंप से उसकी ललक को खत्म किया जा सकता है। तो एक सिद्धांत का प्रयोग पशुओं एवं मनुष्यों के व्यवहार को सुधारने के लिए और उनका परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ठीक है, अस्वाभाविक यानी
कृत्रिम उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारी चीज है। अस्वाभाविक और अस्वाभाविक की भी कौन सी, कृत्रिम आर्ट है ना। कृत्रिम उत्तेजना के प्रति अगर वो स्वाभाविक क्रिया कर दे, उत्पन्न होना अनुकूलित अनुक्रिया है। इसका मतलब होता है कुल मिला के ये कहा जाए कि बाहर ठेला गाड़ी में कुल्फी का ठेला नहीं भी है और घंटी बज रही है तो भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। मिठाई की दुकान को देखकर बच्चों के मुंह में लार आ जाती है। इसका मतलब होता है मिठाई देख के तो होता ही है, मिठाई को देखकर बच्चों के मुंह में लार या सभी के मुंह में लार होती है, ये बात नहीं है। पर जब मिठाई की दुकान का नाम पड़ता है कि राम भरोसे की मिठाई की दुकान ऐसा पड़ता है, तब भी उसके मुंह में लार आ जाती है। और यहाँ तो जलेबी मिलेगी, यहाँ पे तो पेड़े मिलेंगे, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मिठाई की दुकान को देखकर भी लार आ जाती है। इसका मतलब होता है क्योंकि उसको पता है कि मिठाई की दुकान में क्या होता है, मिठाई होती है, तो उसके लार आना प्रकट हो, जबकि उसकी भली मिठाई की दुकान हो ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ, यानी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति भी उसकी स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हो जाती है, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। क्या आप समझ पाए? इसी प्रकार से यहां पर ये यूसीएस वर्ड ध्यान रखिएगा। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सीएस का मतलब होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, तो यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पैदा हो गया और सीएस से सीआर लास्ट में हो जाता है। ठीक, अब आपके चलते हैं यहां पर मैंने जो अभी शुरुआत में आपको जो नियम बताए थे उन नियम के बारे में अब बता देता हूं कि इनका नियम का जो सिद्धांत था ये क्या हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये जो नियम है मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये इनके नाम क्यों है। संबंध प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है शिफ्टिंग, यानी उसका जो रिलेशन है वो शिफ्ट हो चुका है। पहले वो खाने को देखकर उसकी लार आती थी, ठीक, अब खाने की बजाय घंटी को देखकर भी उसकी लार उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब होता है उसका संबंध क्या होगा, शिफ्टिंग हो गया। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित का मतलब होता है मैं जो चाहता हूं वो काम अब होने लग गया। यानी मैं चाहता था कि लार प्रकट हो, पर लार केवल भोजन से प्रकट न हो, वो क्या होगा, घंटी बजाने से भी लार उसकी आ जाना चाहिए। तो घंटी बजाने से लार प्रकट हो गई, यानी ये अनुकूलित अनुक्रिया हो गई। प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिवादी का मतलब होता है शिफ्ट हो गया। प्रति का मतलब होता है देखो भोजन भी था और घंटी भी थी, तो भोजन से उसका दिमाग हटकर घंटी के ऊपर आ चुका है और घंटी से भी उसकी लार प्रकट हो चुकी है, यानी प्रतिवादी अनुबंधित हो गया। और अनुबंधित अनुबंधन हो गया, मतलब वो जो चाहता था वो हो गया। संबंध भी उसका प्रत्यावर्तन हो गया, प्रत्यावर्तन का मतलब वही शिफ्टिंग हो गया, उसका संबंध क्या होगा, शिफ्टिंग हो गया। इसलिए इसको इतने नामों से जाना जाता है। आप थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में गौर करना तो ही आपको मजा आएगा। चलिए, तो अब आपने यहां पर सीखा इवान पावलोव के बारे में। अब इवान पावलोव के बारे में इसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर इसको पढ़ाने से क्या फायदा है। देखो, विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियां, अभिरुचियां, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास होता है। विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जिसके मन में घृणा, प्रेम आदि का विकास हो जाता है। अगर आपने उनके मन में उनको डांटा और डांटने के बाद उनको गुस्सा आया, तो बार बार अगर यही करेंगे तो आप जब थोड़ा सा भी जोर से बोलेंगे तो उनके मन में गुस्सा आने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यह सिद्धांत वहां पर भी काम करता है। बुरी तथा अवांछनीय या भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी यह उपयोगी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई आदमी डरता है तो अंधेरे से डरता है। क्या डरता है, अंधेरे से उसको डर लगने देता है, क्योंकि वो हॉरर शो दिखाता है। अब क्या होता है, आप उसके अंधेरे के डर को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप अंधेरे के साथ जाइए और वहां पर जाके देखिए कुछ नहीं है, तो बाद बच्चा सोचता है कि अंधेरे के साथ भूत आता है, ये उसके मन में बैठ चुका है। पर आप उसको बार बार ले जाइए, अंधेरे के साथ बताइए देखो भूत है, नहीं है, फिर दूसरी बार फिर ले जाइए, अंधेरे में बताइए भूत है, तो बोलेगा नहीं है, फिर अंधेरे में चले भूत है। तो इस प्रकार से अब उसको पता लग जाएगा कि अंधेरे में भूत नहीं होता है। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लेता है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी ये उपयोगी है। भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए भी उपयोगी है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री को ले आओगे ना, देखो कोई भी चीज ले आओगे, आप उसको चीज लाके बताओगे, कुत्ते को लाके बता रहे हो, बिल्ली को लाके बता रहे हो, तो ये हो रहा। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है।
डमरू पर बंदर का भालू या नाचना, भाई एक बार बताया बंदर को पट 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 नचाया गया तो वो बार बार इसी के नाचना, उसको पता है कि बस इसके बोलेगा मेरे को नाचना है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस सिद्धांत की विषय उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं। देखो चिंतन क्या थोड़ी है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे लिखना है, अगर सुंदर लिख रहे हो, रोज आप लिखोगे तो सुंदर लिखने की क्या होता है, आपकी आदत बन जाएगी, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से आपने आज ये इवान पी पावलोव के बारे में पढ़ा। देखिए हम 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे, कोहलर, थॉर्नडाइक और आपका इवान पी पावलोव। इस प्रकार से परीक्षा में भी आते हैं कि इवान पी पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, है ना। बिल्ली के ऊपर प्रयोग किसने किया, चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किसने किया, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवान पी पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, जीन पियाजे, इनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से हमें सहयोग देते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।